हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य देखेंगे। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। पहले देखेंगे वाक्य के अंग कितने होते हैं। देखिए, वाक्य के अगर आपसे पूछा जाए कि अंग कितने होते हैं, दो होते, उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य और विधेय, अब जान लेते हैं कि उद्देश्य और विधेय क्या क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, उद्देश्य क्या होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि कर्ता। कर्ता कौन है? जैसे मोहन बाजार गया तो मोहन कार्य कर रहा है, तो मोहन क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया आपका। ठीक है। बच्चा सो गया तो बच्चा क्या है, यहाँ पर कर्ता है। ठीक है। आपका क्या है, उद्देश्य है। इस वाक्य में मोहन क्या है, उद्देश्य है, और इस वाक्य में बच्चा क्या है, आपका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, उद्देश्य क्या होता है, कर्ता जो कार्य कर रहा होता है वाक्य में या सेंटेंस में, तो वो हमारा उद्देश्य होता है। अब यहाँ मोहन की जगह राम भी हो सकता है, सीता, गीता, कोई भी हो सकता है। कर्ता होना चाहिए, कर्ता कार्य करने वाला होना चाहिए, तो वो सब उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, विधेय क्या होता है। देखिए, विधेय आपका क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है, जैसे क्रिया और कर्म। उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या होता है, हमारा कर्ता मैंने भी बताया। अब उसके बारे में जो कहा जा रहा है, जैसे मोहन बाजार गया तो बाजार गया क्या हो गया, यहाँ पर विधेय हो गया आपका। ठीक है। क्रिया और कर्ता दोनों है यहाँ पर। ठीक है। अब क्या है, बच्चा सो गया, तो यहाँ पर बच्चा जो सो गया है, ये क्या है, विधेय हो गया हमारा। तो विधेय क्या होता है, क्रिया और कर्म दोनों की जानकारी देता है, और उद्देश्य क्या होता है, कर्ता की जानकारी देता है। याद रखिएगा, उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर होता है। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो काम कर रहा है, जो करता है, वही उद्देश्य है हमारा, और जो बाकी का जो काम हो रहा है वो विधेय के अंतर्गत आएगा। चलिए, अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक। अगर वही पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 3 आपके होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। चलिए, पहला है विधानवाचक वाक्य। देखिए, इन वाक्यों में किसी काम का होना या किसी अस्तित्व का बोध होता है। या तो आप ऐसे कह सकते कि आपको सिंपल सेंटेंस दिख जाए तो विधानवाचक में चला जाएगा, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, तो ये एक वाक्य पूरा ही साधारण वाक्य है, तो ये विधानवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं कि निषेधवाचक। देखिए, निषेधवाचक से आपको पता चल रहा होगा कि नकारात्मक वाचक वाक्य आपको मिल जाते हैं। नकारात्मक आपको नेगेटिव सेंस मिलता है, नेगेटिव सेंस निकल रहा हो वाक्य में, तो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे इन वाक्यों में किसी काम के न होना या किसी बात का निषेध, मनाही का भाव होता है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है। मोहन खाना नहीं खा रहा है, तो ये सब सारे सेंटेंस में क्या हो रहा है कि नेगेटिव का सेंस निकल रहा है, तो ये आपके निषेधवाचक में चले जाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस में भी चले जाएंगे। और आपके वहीं पर निषेध ना देके नकारात्मक लिख देते हैं कि नकारात्मक वाक्य कौन सा है, तो सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्नवाचक क्या है कि प्रश्न में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जैसे तुम खाना खाओगे, तो तुम खाना खाओगे, तो आपको लास्ट में क्या प्रश्न लगा हुआ मिलेगा, क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द मिलेंगे आपको प्रश्नवाचक के अंतर्गत। ठीक है। तो प्रश्नवाचक में क्या मिलेगा, आपको चिन्ह मिलेगा, और जैसे राम क्या भोजन करता है, तो क्या। ठीक है। क्वेश्चंस किया जा रहा है सेंटेंस में, तो सभी प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला आज्ञावाचक। देखिए, आज्ञा से आपको अनुभव हो रहा होगा कि आज्ञा की यहाँ पर बात की जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि इन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना या अनुमति का भाव होता है। जैसे कृपया शांत रहिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया ये वस्तु ले आइए, कृपया खाना खा लीजिए। आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति
जहां भी आपको मिले तो वहां पर आपको आज्ञावाचक वाक्य में सेंटेंस में टिक मार देना है। टिक कुछ भी नहीं देखना, आपको आज्ञावाचक में मार देना है। अंदर आ जाऊं, कृपया क्या मैं बाहर घूम सकता हूं, तो सभी में क्या हो रहा है, सेंटेंस में आप आज्ञावाचक में टिक मारेंगे। चलिए अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि विस्मयादि बोधक में आप कुछ भी मत देखिए, आपको सिर्फ ऐसा चिन्ह मिल जाए लगा हुआ तो आप विस्मयादि बोधक मार दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध होता है और आपको मिलेगा घृणा, धिक्कार है, या शोक, उल्लास मिलेंगी, आपको ये सारे सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और एक मेन बात ये होती है कि विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है, अगर विस्मयादि बोधक सेंटेंस है तो आपको ये चिन्ह जरूर दिखाई देगा, तो आपको कुछ नहीं देखना, विस्मयादि बोधक में टिक मार देना। क्योंकि अब वही बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे अरे वाह क्या हो गया, तो यहाँ पर अरे आश्चर्य हो रहा है ना, तो यह सेंटेंस जो है वो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अब अगला इच्छावाचक वाक्य, जिसमें क्या हो, इच्छा प्रकट की जा रही हो। इन वाक्यों में इच्छा, भावना, आशीर्वाद आदि का भाव होता है। जैसे भगवान आपकी यात्रा मंगल करे, देखिए इच्छा, कामना की जा रही है। जैसे तुम एग्जाम में पास हो जाओ, तुम आने वाले एग्जाम में आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए, तो इच्छा प्रकट की जा रही है। या आने वाले समय में आप एक गवर्नमेंट जॉब को पालें, ठीक, इच्छा जाहिर की जा रही है, कामना दी जा रही है, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। करने जा रहे हो उसमें मेरा आशीर्वाद है, तो इच्छा जाहिर की गई है, तो यहाँ पर सारे जो सेंटेंस है वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं संकेतवाचक वाक्य, जिसमें क्या हुआ कि संकेत दिया जा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, मतलब एक क्रिया होती है और दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होगी, है दूसरे पर निर्भर है। अगर बारिश होती तो फसल कैसी हो जाती, अच्छी हो जाती। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे यह मेरा घर है, सेंटेंस आपको देखने के लिए मिले तो वो संकेतवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, संकेत दिया जा रहा है या एक दूसरे पर निर्भर हो तो ये संकेतवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं, लास्ट संदेहवाचक। देखिए इसमें क्या हो, संदेह किया जाए। देखिए संदेहवाचक में क्या होता है, इन वाक्यों में संदेह, संभावना या भावना का भाव होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि संदेह किया जा रहा है कि शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा होगी, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। शायद तुम एग्जाम में पास हो जाओ, शायद तुम जॉब कर लो, तो ये सब संदेह किया जा रहा है कि शायद हो जाए, पर ऐसा अभी हुआ नहीं है। आने वाला समय में, फ्यूचर में ये ऐसा हो सके। तो अगर आपको भविष्य की बात कर रहा है, कोई सेंटेंस आपकी भविष्य की बात कर रहा है तो वो संदेहवाचक में चला जाएगा। जैसे भविष्य की कामना कर रहा है कि भविष्य में आपको क्या होने वाला है, आने वाले समय के बारे में बता रहा है, तो वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो याद रखिएगा संदेहवाचक क्या हो गया कि जो आपके भविष्य के बारे में बताया, जो आने वाले समय के बारे में बताया, वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ये थे लास्ट आपके वाक्य। तो ये वाक्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो 2 या 3 नंबर के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।